हेलो माय डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। आज आप सभी को मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में लगभग जो है मैं यहां पे 60 क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यू का करने वाला हूं। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन एमसीक्यू का होने वाला है। तो आप लोग जो भी लोग हैं अच्छे से समझिएगा, चूँकि आपको थर्ड ईयर के बाद कंपटीशन का भी तैयारी करना होगा और थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे में आपको कंपटीशन और थर्ड ईयर जीएनएम दोनों में यह क्वेश्चन आपके काम में आएंगे। यह एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे इस एमसीक्यू के तहत। तो आप लोग पूरे अच्छे से देखिएगा। यह 60 प्रश्न को 1 से लेकर 60 तक आज हम करेंगे। फिर 61 से लेकर बाकी के जो क्वेश्चन होगा लगभग 115 क्वेश्चन हम जो है कराएंगे एमसीक्यू मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बस 2 वीडियो आ जाएगा, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना है। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यह आपके फिलअप में हो, ट्रू फॉल्स में हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे आपके मददगार होंगे। ठीक है, जब आप जानेंगे तो आराम से बना पाएंगे। किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो सिर्फ आपको आना तो चाहिए ना। चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसर्व की तृतीय अवस्था की समान अवधि कितनी होती है? माय डियर, जो प्रसर्व के तृतीय अवस्था होता है उसका नॉर्मल जो अवधि होता है ना, नॉर्मल अवधि 15 मिनट होता है और अधिकतम की बात किया जाएगा तो 30 मिनट होता है। ठीक है, नॉर्मल की बात 15 मिनट और अधिकतम की बात करेगा तो 30 मिनट होगा। ठीक है, समझ लीजिए तृतीय अवस्था का। ओके, सेकेंड स्टेज का दूसरा नंबर का प्रश्न है, समान प्रसर्व को क्या कहते हैं? अगर नॉर्मल किसी का डिलीवरी होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटोसिया कहते हैं। डिस्टोसिया का मतलब होता है कि पेनफुल लेबर होना, मतलब कठिनाई पूर्वक प्रसर्व होना। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो यूटोसिया को हम लोग नॉर्मल प्रसर्व समान बिना किसी दिक्कत के अगर प्रसर्व हो जाता है तो वह यूटोसिया होता है। दूसरे नॉर्मल लेबर को दूसरे भाषा में यूटोसिया भी कहते हैं। गर्भाशय के सबसे भीतरी परत कौन से होते हैं? तो चलिए मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। माय डियर, गर्भाशय के भीतरी परत पूछ रहा है तो गर्भाशय के भीतरी परत यानी आंतरिक परत पूछ रहा है तो मायोमेट्रियम यानी मीडियम वाला हो जाएगा, तो यह मध्य परत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। पेरीमेट्रियम यह बाहरी परत हो जाता है। ठीक है, मायोकार्डियम है, कार्डियम आ गया तो यह हृदय का हो जाएगा मध्य परत। ठीक है, और बात कर रहे हैं हमें गर्भाशय के आंतरिक परत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इज द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर गलत टाइप किया गया है। तो आपको क्या जो है, यूट्रस के जो आंतरिक लेयर होता है उसे इंडोमेट्रियम, मध्य वाले को मायोमेट्रियम, बाहरी वाले को पेरीमेट्रियम कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यही 3 संरचना होता है। नेक्स्ट है, निम्न दवाइयों में से कौन सी दवाई गर्भ अवस्था के समय होने वाले दौरे को कम करने के लिए दी जाती है? माय डियर, आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि एक ऐसा दवाई जो प्रेगनेंसी के समय दिल के दौरों को रोकने के लिए दिया जाता है, वह कौन सी दवाई होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, हेपरिन, लैसिक्स या कैल्शियम ग्लूकोनेट। माय डियर, दिल के दौरे का मतलब होता है कि हाइपरटेंशन से बचाने के लिए। माय डियर, हेपरिन भी इसमें काम करता है बट यह हानिकारक दुष्प्रभाव भी कर सकता है, तो प्रेगनेंसी में नहीं यह सुरक्षित है। लैसिक्स भी संभव है बीपी को कम करने के लिए, बट यह भी जो है सुरक्षित नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें जो गर्भ अवस्था में जो दिया जाने वाला दिल के दौरे के लिए जो दवाई होता है वह मैग्नीशियम सल्फेट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रसर्व के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस यानी पेरू कौन सा होता है? आम भाषा में पेरू कहते हैं और इंग्लिश में पेल्विस कहते हैं, इसको श्रोणी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रसर्व लेबर के लिए जो सबसे अच्छा जो पेल्विस माना जाता है, जो पेल्विस अगर किसी फीमेल में है तो उसको जो है प्रसर्व में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है, उसे हम लोग गायनेक्वाइड पेल्विस मानते हैं। ठीक है, गायनीक्वाइड। ठीक है, गायनीक्वाइड पेल्विस जो होता है यह एक बहुत ही अच्छा माना जाता है लेबर के लिए। इसमें लेबर होना बहुत ही आसान होता है। छठा है, प्रस्तुति संकटा अवस्था ऑब्स्ट्रेक्टिकल इमरजेंसी का उदाहरण है। मतलब ऑब्स्ट्रेक्ट मतलब प्रस्तुति के संकट अवस्था का उदाहरण क्या होता है? कौन से उदाहरण है जिसमें प्रस्तुति जो है संकट की अवस्था में होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है। तो गर्भावस्था में एनीमिया, गर्भावस्था का फटना, गर्भाशय के फंसना यानी यूट्रस का रैप्चर होना, प्रातः वमन होना, गर्भावस्था सोप एडिमा इन प्रेगनेंसी। माय डियर, आप देख लीजिए कि कौन सा एक प्रस्तुति के संकट अवस्था है, इमरजेंसी है। ठीक है, तो एनीमिया होना उतना ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की कमी हो ही जाती है बॉडी में, तो यह तो नॉर्मल है, सब में लगभग होता है।
उसके बाद है मॉर्निंग सिकनेस भी लगभग सभी में होता ही है। प्रेगनेंसी में भी जो है एडिमा हो ही जाता है, सूजन जिसको बोलते हैं यह भी हो ही जाता है। लेकिन बात रहे जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है वह होता है रैप्चर ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस फट जाता है तो फिर समझ लीजिए कि उस कंडीशन में स्त्री का भी जो है मौत हो सकता है, और उसके अंदर जो बच्चा है तो उसका क्या कंडीशन होगा वो तो होगा ही होगा। तो अगर प्रेगनेंसी प्रस्तुति के समय अगर यूट्रस अगर रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो यह जो है बहुत ही दिक्कत वाली स्थिति हो जाती है, संकट अवस्था हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां है, कहता है प्रसव के बाद पहले 6 सप्ताह को क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये सब हम पढ़ा दिए हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म ले चुका है, लेबर कोई स्त्री जो है बच्चे को जन्म दे दी है, तो जन्म देने के 6 सप्ताह तक के समय को प्यूरिपेनियम जो है कहते हैं, प्रसवो उपरांत काल कहते हैं। इंग्लिश में प्यूरिपेरियम कहते हैं। ठीक है, प्यूरिपेरियम कहते हैं। ठीक है, प्यूरिपेरियम कहते हैं प्रसवो उपरांत काल। ठीक है, यानी प्रसव के बाद के काल। 8वां है, वह दवाएं जो गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। वह दवा जो गर्भाशय कंट्रैक्शन को कम करने के लिए, रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन, सीडेटिव, टोकोलाइटिक एजेंट, प्रोस्टोग्लेनाइड। कौन सा होता है माय डियर? टोकोलाइटिक एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो गर्भाशय के संकुचन को, कंट्रैक्शन को रोकता है। लेकिन गर्भाशय यूट्रस को संकुचन को शुरू करना हो तो ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है, जिससे जो है यूट्रस में कंट्रैक्शन शुरू होता है और बच्चे को जो है जन्म में भूमिका निभाता है। तो यह ऑक्सीटॉक्सिन शुरू करता है और कम करता है, कि रोकथाम करता है कंट्रैक्शन का, वह होता है टोकोलाइटिक एजेंट। ओके, 9वां देखिएगा, गर्भ अवस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा टेस्ट जो होता है गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी के समय वह अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से लगभग बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो माँ को स्तनपान किस अवस्था में नहीं कराना चाहिए? डायबिटीज़ में, मास्टाइटिस में, रेट्रैक्टेड निपल में या हर्पीज में। ठीक है, तो अगर किसी महिला के स्तन में प्रॉब्लम है, स्तन में सूजन है, स्तन में ललीमा है, संक्रमण है, तो इस कंडीशन में स्तनपान नहीं कराना चाहिए, वरना संक्रमण बच्चे में भी जा सकता है, स्तन का संक्रमण। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को क्या कहते हैं। माय डियर, मासिक धर्म जो होता है आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ कि एमनोरिया होगा, ठीक है ना, एमनोरिया होगा तो मासिक धर्म का नहीं होना। ठीक है, डिसमोनेरिया होगा मतलब डिफ़िकल्ट इन मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंसेज। ठीक है, यानी मासिक धर्म में कष्ट होना, पीड़ा होना डिसमोनेरिया कहलाता है। ठीक है, डी से डिफ़िकल्ट और मेनोरिया मतलब मासिक धर्म। समझ रहे हैं ना? समझ गए। 12 है, अम्बिलिकल कॉर्ड के समान लंबाई कितनी होती है। देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है, तो लगभग यह 50 से 52 होता है। 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अम्बिलिकल कॉर्ड के मतलब होता है कि जो यूट्रस में प्लेसेंटा से लगा होता है और बच्चे के जो नाभि नाल से कनेक्ट होता है वह लगभग 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, जुड़वा गर्भावस्था में मतलब ट्विस्ट प्रेगनेंसी में इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन समान प्रसव में किसकी डिलीवरी के बाद देना चाहिए। माय डियर, जुड़वा गर्भावस्था हो, ट्विस्ट प्रेगनेंसी हो, तो ट्विन प्रेगनेंसी में ऑक्सीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है वह जो है दूसरे जुड़वा के बाद देना चाहिए। ठीक है, जो जुड़वा बच्चा है उसके जो जुड़वा बच्चा होता है उसके बाद जो है ये देना चाहिए। 14 है, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्री एक्लेम्सिया होने पर भ्रूण की कौन सी जटिलता हो सकती है। अब आप लोगों को मैं एक्लेम्सिया भी पढ़ा चुका हूँ, प्री एक्लेम्सिया भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या होता है, महिलाओं को सब पढ़ा चुके हैं। डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, और सूजन होना, ये सब जो है प्री एक्लेम्सिया का लक्षण है, तो ये सब पढ़ा ही चुके हैं। तो इससे भ्रूण पर क्या जटिलता हो सकता है। तो माय डियर, देख लीजिए, हाइड्रोप्स, फिटलेसिस, एनीमिया, IUGR, बड़ा शिशु। तो मैं आपको IUGR पढ़ा ही दिया हूँ, और IUGR 1-2 दिन पहले ही पढ़ाए हैं। इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन पढ़ाए हैं ना, जिसमें यूट्रस में बच्चे का वृद्धि अवरोध होता है, उसी को IUGR कहते हैं। और यह प्री एक्लेम्सिया के कारण भी होता है, जटिलता भी इसको बताए हैं आपको।
15 नंबर का प्रश्न है, एक समान प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है। मतलब एक लेबर जब होता है, बच्चे जब जन्म लेता है तो उस समय एक महिला को कितना जो है ब्लीडिंग जो है निकलता है, कितना ब्लड का नुकसान होता है। तो लगभग नॉर्मल ब्लीडिंग में बात किया जाएगा तो 500 ml ब्लड तो नुकसान हो ही जाता है नॉर्मल लेबर में भी, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। 16 है, निम्नलिखित में से किस केस में कॉर्ड को देर से क्लैंप करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस केस में कॉर्ड जो है नाभि जो होता है उसको देरी से क्लैंप करना चाहिए। किस में? कम वजन में, परिपक्व में, समय से पहले में, RH असंगति में। तो माय डियर, जो पूर्ण तरीका से मैच्योर बेबी होता है उसमें देरी से कॉर्ड को क्लैंप करना चाहिए, ठीक है, परिपक्व में। नेक्स्ट है 17 नंबर, गर्भ अवस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह बताता है। तो मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के चिन्ह के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, चाहे डेगर चिन्ह हो, जैक्वार चिन्ह हो, चैडविक चिन्ह हो, गुडाइल चिन्ह हो। तो आपको पता होना चाहिए कि योनि का जो म्यूकोसा होता है, म्यूकस जो होता है, झिल्ली जो है वह नीला होता है, तो उसे हम लोग चैडविक चिन्ह, चैडविक साइन कहते हैं। गर्भ अवस्था में स्त्री का वजन सामान्यतः कितना बढ़ता है। माय डियर, अगर पूरे प्रेगनेंसी के बात करेगा तो पूरे प्रेगनेंसी में जो महिला का समान वजन होता है वो समान वजन से लगभग 12 से 16 kg जो है बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, वजन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। तो लगभग नॉर्मली 11 kg या 12 kg जो है बढ़ता है, एवरेज की बात किया जाए तो, ठीक है। चलिए 11 होगा आंसर। 19 है, मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है। कहता है मासिक धर्म जो होता है वह प्रसरण अवस्था में वह किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो माय डियर, प्रसरण अवस्था जो होता है वह है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के नियंत्रण में होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन के नियंत्रण में प्रसरण अवस्था होता है। गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन है, प्रोएस्टेरोन देख लीजिए, प्रोएस्टेरोन जो होता है यह आपके प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। 21 है, सब ऑस्पिटो बिगमेटिक व्यास कितना होता है। माय डियर, सब ऑस्पिटो बिगमेंटी, ठीक है ना, बिगमेंट्री व्यास डायमीटर कितना होता है। तो 9.5 सेंटीमीटर होता है। इसको इंग्लिश में आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सब ऑस्पिटो पिगमेंट जो व्यास होता है वह 9.5 सेंटीमीटर होता है, याद करिएगा, ओके। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। माय डियर, अपरा द्वारा जो है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यह दोनों जो है स्रावित होता है अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में, ठीक है, लेकिन यह टेस्टोस्टेरोन जो है यह नहीं स्रावित होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 23 नंबर का है, वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई तथा एक जीवित शिशु को जन्म दिया है उसे कहते हैं। तो कोई महिला अगर फर्स्ट बार के प्रेगनेंसी है तो उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्राइम परा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमी परा बोलते हैं, प्राइमी पैरा बोलते हैं। जो स्त्री एक बार गर्भवती हुई और एक जीवित बच्चा का जन्म देती है तो उसे प्राइम परा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, प्राइम परा जो एक बार गर्भवती हुई और एक जीवित बच्चे का जन्म देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुरुआती गर्भावस्था का निरीक्षण किसी तिमाही में आरंभ किया जाता है। किसी नहीं, किस तिमाही में आरंभ की जाती है। यहाँ पूछ रहा है कि स्टार्टिंग प्रेगनेंसी का अगर आपको पता करना हो कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, किस तिमाही में आप प्रारंभ करते हैं। तो यह महिला के सुविधा अनुसार जब भी मन हो चेक कर सकते हैं जो है, और वहाँ पे पता चल ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, देख लीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाला 2 आर्टरी कौन सा है। माय डियर, एक होता है यूटेराइन आर्टरी, ठीक है ना, यूटेराइन मतलब मूत्र वाहिका जो होता है वो आर्टरी होता है, और एक होता है ओवेरियन यानी डिंबवाहीन धमनी, ठीक है। तो यह ओवेरियन आर्टरी और यह यूटेराइन आर्टरी 2 आर्टरी है जो रक्त आपूर्ति यूट्रस को करता है, याद रखिएगा, ठीक है। 26 नंबर है, यह LMP, ठीक है ना, निगेल नियम का प्रयोग करके उस स्त्री का EDD बताएं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताएं, जिसका LMP 3 दिसंबर 2013 हो। और यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं क्योंकि EDD निकालने का मैं आपको फार्मूला हो या इसका डिटेल पढ़ा भी दिए हैं EDD को, तो आप इसको बताइए हमको कमेंट में कि किसी महिला का
किसी महिला का जो है मान गए अंतिम बार जो आया होगा मासिक धर्म होगा उस दिन से जोड़ा जाता है। तो उस दिन से जो है जोड़ने पर आप 3 दिसंबर 2013 जो है आपको मानना है कि वह मासिक धर्म जो लास्ट बार आया था वह 3 दिसंबर जो है 2013 था। तो उसमें आप कितना जोड़ेंगे कि ईडीडी मिल जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाएगा। आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ईडीडी पढ़े हैं, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग हमको बताइएगा, हम सही जवाब इसका क्या है बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसर्व चिन्ह है? माय डियर, जो सो होता है, सो यह एक प्रकार का ट्रू जो है आपके लेबर साइन है। सो मतलब दिखना, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है प्रेगनेंसी वाले से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 28 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसर्व की द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेबर द्वितीय प्रसव अवस्था का, मतलब सेकेंड लेबर स्टेज का हमें जो है इसमें से चिन्ह पूछ रहा है कि नहीं है। तो सेकेंड में क्या क्या होता है? सेकेंड वाला में शिशु का जन्म होता है, तो बिल्कुल होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रस्तुति भाग का पेरिनियम पर आना, बिलियर डाउन पीड़ा का आभास होना और योनि से रक्त की धारा बहना। तो आपको पता होना चाहिए योनि से रक्त का धारा जो है यह फर्स्ट स्टेज में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यह सेकेंड स्टेज में शुरू होता है, बच्चा का जन्म लेने से ही पहले जो है रक्त ब्लडिंग होने लगता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका सेकेंड स्टेज का लक्षण नहीं होता है, और बच्चे खुचे जो ब्लीडिंग होता है थर्ड स्टेज में निकल जाता है। तो सेकेंड स्टेज का यह कहीं से लक्षण नहीं है कि योनि से रक्त की धारा बहने लगता है, ठीक है ना। 29 नंबर है, पार्टोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्वाइकल डिलेशन डैश होता है। तो कितना सर्वाइकल डिलेशन होने पर पार्टोग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं। पार्टोग्राफ क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं कि पूरा जो है प्रसर्व का डिटेल एक संक्षिप्त रूप में उसी में लिखा जाता है, ग्राफ के जरिए सूचना कलेक्शन किया जाता है। तो यह तब शुरू किया जाता है लिखना जब जो सर्वाइकल डिलेशन होता है वह 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर जब डिलेशन हो जाता है ना, तब हम पार्टोग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं, और तब हमें पता चल जाता है कि बच्चा अब जन्म लेने वाला है, ओके। 30 नंबर का है, स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। माय डियर, अगर स्तनपान कोई महिला कराना है तो उससे पहले उसके स्तन को तैयार किया जाता है स्तनपान कराने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम उसे मैमोजेनेसिस कहते हैं। मैमोजेनेसिस मतलब होता है, ठीक है, मैमोजेनेसिस मतलब होता है आपका, देख लीजिए यहाँ पे कि स्तनपान को तैयार करना, स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करना, रेडी करना के प्रक्रिया मैमोजेनेसिस कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कोई बच्चा को स्तनपान कराना है किसी महिला के, और महिला प्रथम बार जो है बच्चे को जन्म दी है, तो उसको स्तनपान को हम तैयार करेंगे बच्चे के लिए, तो उस तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो वह जो है मैमोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है माय डियर 31 नंबर, डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भ अवस्था से पहले वाले वजन कितना जो है कितना कम होता है। माय डियर, आपको जो है पता होना चाहिए कि एक महिला के गर्भ अवस्था में लगभग 11-12 kg वजन बढ़ जाता है। लेकिन यह प्रश्न पूछा है कि प्रसर्व के कितने दिन के बाद महिला अपने पूर्व के, मतलब एक समान जो है जो प्रेगनेंसी से पहले जो वज़न था उस वज़न में कब आ जाएगी डिलीवरी के बाद। तो लगभग प्रसर्व से पहले का जो वज़न था, गर्भ अवस्था के जो पहले वज़न था स्त्री का, वह वज़न आने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, जैसे कोई महिला प्रेगनेंसी होने से पहले, गर्भवती होने से पहले वह अगर मान गए 50 kg की थी, तो पूरे गर्भ अवस्था के काल में 10-11 kg 12 kg बढ़ा होगा, तो वह कितना हो गई होगी? लगभग मानते हैं हम 62 kg का हो गई होगी। 12 kg गर्भ में बढ़ गया होगा तो 12 kg हो गई। अब वह जो है बच्चे को जन्म दे दी यहाँ पे, ठीक है, बच्चे को जन्म दे दी। अब बच्चे को जब जन्म दे दी तो पुनः यह 50 kg के आसपास उसे जो है आने में कितना समय लगेगा? तो लगभग जो है उसे 6 महीना समय लग जाता है अपने जो है पूर्व के वजन में आने में, ठीक है। तो यही जो है आपके होते हैं।
जन्म के बाद शिशु को विटामिन की कितना जो है खुराक देनी चाहिए? तो जन्म के बाद शिशु को लगभग 1 मिलीग्राम जो है 1 मिली यानी 1 mg जो है विटामिन दिया जाना चाहिए। यह डोज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 33 है, नवजात शिशु का अगला फ्रंटल कितने? अगला के मतलब होता है एंटेरियर, ठीक है, एंटेरियर, और पिछला का मतलब होता है पोस्टेरियर, ठीक है ना। तो नवजात शिशु का जो एंटेरियर फ्रंटले होता है लगभग वह कितने महीने में बंद हो जाता है? तो लगभग वह 16 से 18 या कहीं कहीं 18 से 24 लिखा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देंगे तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा 16 से 18 है, तो हम 16 से 18 ही देंगे। अगर ऑप्शन रहता 18 से 24 तो हम ऑप्शन 18 से 24 मारते हैं, ठीक है, क्योंकि यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन माना कितना जाता है 18 से 24, और यही 18 से 24 16 से 18 उसी में आ जाएगा। ओके, 34 नंबर है, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत यहाँ पे डीपीटी होगा, डीआईटी नहीं होगा, डीपीटी। डीपीटी जो होता है, डीपीटी का पहला खुराक जो बच्चे को देना चाहिए वह जो है लगभग 1.5 महीने पर मिलता है। कितने महीने पर? 1.5 महीने 6 सप्ताह के बाद। आप लोग को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़े हैं सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में भी आप पढ़िएगा, पता होना चाहिए कि डीपीटी का पहला वैक्सीन 6 सप्ताह पर लगभग 1.5 महीने पर लगाया जाता है। तो 1 से 1.5 महीने इसका राइट आंसर होगा। डीपीटी का जो टीकाकरण है वह लगता है बच्चे को खुराक देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 35 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भ्रूण रक्त संरचना की अस्थायी संरचना है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह भ्रूण रहता है, ठीक है, तो वह भ्रूण जो होता है तो उसको ब्लड जो आपूर्ति होता है वह किसके द्वारा होता है? अम्बिलिकल वेन के द्वारा। फोरामेन ओवली जो है अम्बिलिकल आर्टरी है, यह सब रक्त वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि यह हृदय वाला है, यह वेन वाला, अम्बिलिकल वाला है, यह अम्बिलिकल आर्टरी है, और तीनों से ब्लड का जो है सर्कुलेटर होता है, और यह उपरोक्त सभी जो है भ्रूण के अस्थायी जो है रक्त की एक संरचना होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको फोरामेन ओवली जो है, जब आप शिशु के ब्लड सर्कुलेशन भ्रूण के बताइएगा ना तो यहाँ पे फोरामेन ओवली आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, ब्रीच प्रस्तुति का डोमिनेटर होता है। ब्रीच प्रस्तुति का मतलब क्या होता है माय डियर? ब्रीच प्रस्तुति का मतलब होता है कि नॉर्मल जो बच्चा का प्रस्तुति होता है ना, वह जन्म लेने में बच्चा का सिर जो है नीचे की तरफ होता है, और जब योनि से बाहर निकलता है तो बच्चा का सिर जो है नॉर्मल प्रसव में आगे होता है नीचे की तरफ। लेकिन ब्रीच प्रस्तुति का मतलब है ब्रीच प्रस्तुति में जो होता है यह जो है क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ब्रीच प्रस्तुति का मतलब होता है कि उल्टा प्रस्तुति, जो सिर नीचे की तरफ होना चाहिए वह सिर ऊपर की तरफ हो जाता है और निचला भाग नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो यही जो है ब्रीच प्रस्तुति होता है, याद रखिएगा। ब्रीच प्रस्तुति जो है, ब्रीच प्रस्तुति में जो डोमिनेटर होता है वह सैक्रम वाला भाग जो होता है ना, जो हमारे पीठ के सबसे निचला जो हड्डी होता है वही सैक्रम होता है। रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला होता है, जो हमारे बटक के ऊपर जो आता है वह सैक्रम होता है, और ब्रीच प्रस्तुति में डोमिनेटर मतलब नीचे का भाग सैक्रम ही होता है, जो सबसे पहले आगे निकलता है बच्चे में, ठीक है। 37 है, भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है खतरनाक प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं है? तो सर्वसाधारण पर प्रसव न पड़ा, नो इफेक्ट ऑन सर्वाइकल जो है डिलेशन, नो इफेक्ट ऑन सर्वाइकल डिलेशन। हल्की पीड़ा जी की निचले उदरीय भाग में होती है, ठीक है ना। उसके डल पेन कॉन्फाइंड टू लोअर एब्डोमिनल, निरंतर एवं संबंधित गर्भपाई तनाव, एनीमा देने पर पीड़ा कम न होना। तो एनीमा देने पर भी अगर पीड़ा कम नहीं होता है तो समझ लीजिए कि भ्रामक जो है प्रसव पीड़ा का एक लक्षण जो है आपके इसमें से एनीमा देने पर पीड़ा कम न होना, यह जो है कोई लक्षण नहीं होता है, ठीक है। एनीमा देने पर कोई पीड़ा कम नहीं होता है। एनीमा क्या है? एनीमा आंतों को जो है मल को सॉफ्ट करता है, आंतों को सफाई के लिए, ब्लेडर को धोने के लिए एनीमा जो है दिया जाता है। तो एनीमा कोई जो है पीड़ा कम करने का एक तरीका नहीं है, ठीक है।
38 है, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए एक महिला को, जो नॉर्मल महिला है, उससे 400 से 500 अधिक कैलोरी की आवश्यकता जो है प्रतिदिन स्तनपान कराने वाले महिलाओं की होनी चाहिए। अगर एक महिला को दैनिक अगर मान गए 1600 से लेकर 1800 किलो कैलोरी की आवश्यकता हो रही है, तो इसमें आप 500 या 400 ऐड कर दीजिए, वही स्तनपान कराने वाली महिलाओं की दैनिक कैलोरी हो जाती है आवश्यकता। तो देख लीजिए एवरेज माना जाता है 2500 से लेकर 3000 के बीच जो है स्तनपान कराने वाली महिलाओं की किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, और लगभग 2000 जो है माना जाता है एक नॉर्मल महिलाओं के लिए, इतना जो है किलो कैलोरी होनी चाहिए प्रतिदिन, और इसमें 500 ऐड कर दीजिए, लगभग 2500 जो है आपके किलो कैलोरी माना जाता है। 2500 से 3000 होता है माना जाता है, तो 2500 से 3000 के बीच में इसमें कौन सा है, 2600 है, तो 2600 राइट आंसर। ओके, अब फिर से देख लीजिए अगले फोंटले का आकार कैसा होता है, यानी पोस्टेरियर फोंटले जो होता है, पोस्टेरियर फोंटले का जो शेप होता है वह डायमंड के आकार का होता है। ठीक है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कंपटीशन में कि जो है एंटेरियर फोंटले का जो है आकार बताइए कैसा होता है, तो वह डायमंड शेप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा एंटेरियर अगले का। 40 है, वास्तविक प्रसर्व की एक विशेषता है। वास्तविक प्रसर्व की एक क्या विशेषता है, चलने से पीड़ा में आराम मिलता है। क्या वास्तविक प्रसव का यह लक्षण है। पीड़ा को अवधि एवं एक समान रहती है। पीड़ा कमर के शोर्थ होती है जो उदर एवं जंघों तक फैली जाती है। ठीक है, साबुन पानी का सीमा समाप्त हो जाते। ठीक है, साबुन पानी का सीमा, थोड़ा सा हमको ये अटपटा लग रहा है, इसका टाइपिंग गलत लग रहा है। ठीक है, पौरा कमर के पीड़ा, यहाँ पे पीड़ा होगा। ठीक है, पौरा नहीं होगा। देखिए इतना जो है टाइपिंग में गड़बड़ होता है कि मेरा भी जो है दिमाग सनक जाता है। पीड़ा जो है कमर के नीचे होती है जो उदर एवं जांघों तक फैल जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे जो सही है वही चीज़ समझिए। वास्तविक प्रसर्व की एक विशेषता क्या है, तो ट्रू प्रसर्व की एक विशेषता यही है कि जो पीड़ा होता है, जो पेन होता है, वह कमर के नीचे होता है और जो पेट से लेकर जांघों तक फैला रहता है। तो यही आपका जो है ट्रू वास्तविक प्रसर्व का एक विशेषता है, याद रखिएगा। 41 है, गर्भ अवस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भ अवस्था में बना रहता है। देखिए गर्भ अवस्था के निदान यानी डायग्नोसिस का वह चिन्ह जो पूरी गर्भ अवस्था में बना रहता है। तो संपूर्ण प्रेगनेंसी के पीरियड में वैसा डायग्नोसिस जो चिन्ह के रूप में बना रहता है वह कौन होता है, क्विकनिंग, जीवन का आभास, मतलब बच्चे का हलचल होना को क्विकनिंग कहते हैं। पीड़ा रहित गर्भाशय संकुचन, ठीक है, मिचली एवं वमन, और उसके बाद है मासिक धर्म न होना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गर्भ अवस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भ अवस्था में बना रहता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नॉर्मली अगर किसी को मासिक धर्म आना बंद हो जाता है किसी महिला को, तो वो समझती है कि वह प्रेगनेंसी में आ चुकी है, गर्भ में आ चुकी है। ठीक है, नॉर्मली यह माना जाता है और यह उसके निदान का ही चिन्ह होता है कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी जो है बंद हो गया है तो वह महिला डॉक्टर के पास जाती है, बताती है कि कब से उसका जो है मेंसेज बंद है, मासिक धर्म, तो वह डॉक्टर उसी हिसाब से निदान उसका डायग्नोस्टिक करती है। तो पूरे गर्भ अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो डायग्नोसिस होता है, जो एक प्रकार का चिन्ह भी होता है, वह होता है मासिक धर्म का बंद होना। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर है। आज लग रहा है 50 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि समझाना भी इम्पोर्टेंट है। 42 है, गर्भ अवस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का स्रोत जो है होता है। HCG और HPL हार्मोन का स्रोत कौन सा होता है, भ्रूण, अपरा, माँ, मिला जुला स्रोत कौन सा होता है, तो अपरा, प्लेसेंटा जो है HCG और HPL दोनों का स्रोत होता है। ठीक है, तो गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी में अपरा, प्लेसेंटा जो है आपके HCG और HPL हार्मोन का स्रोत होता है, सोर्स माना जाता है अपरा को। HCG और HPL हार्मोन का स्रोत अपरा को ही माना जाता है गर्भ अवस्था में। ठीक है, 43 नंबर है, देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, मैं बता देता हूँ यहाँ पे माय डियर। तो माय डियर मैंने आपको बता दिया कि HCG और HPL दोनों हार्मोन जो है आपके अपरा के द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है। भ्रूण यानी फीटस की कपाल पर सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं, मतलब समझिए
कुल मिलाकर 4 जो है सूचर होते हैं मस्तिष्क में, याद रखिएगा। और यह जो सूचर होता है सब आपस में मिला होता है। तो जो फीटस होता है, फीटस के जो खोपड़ी कपाल है उस पर सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल, यह तीनों जो सूचर है आपस में मिलने के जो स्थान है तीनों सूचर के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटेरियर फ्रंटली कहते हैं, अग्र फ्रंटली कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रंटली से क्वेश्चन आपको अच्छे कंपटीशन में पूछता है। भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास कौन सा है? तो भ्रूण कपाल का, फीटस के स्कल का, कपाल का जो है सबसे छोटा तिरछा जो व्यास है वह कौन सा है? तो बाईटेम्पोरल, देख लीजिए, बाईटेम्पोरल जो है यह सबसे छोटा और तिरछा जो है आपके क्या है, सबसे छोटा और तिरछा व्यास है बाईटेम्पोरल। 45 है, गर्भ अवस्था के दौरान जो है स्त्री को प्रतिदिन कितना, यहाँ पे स्त्री होगा, फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। देख लीजिए, गर्भ अवस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितना लौह तत्व लेना चाहिए? प्रतिदिन लगभग जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए 40 mg, 400 mg नहीं होगा, ठीक है, गलत है। 40 mg जो है प्रतिदिन यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है ना। प्रतिदिन 40 mg लौह तत्व की आवश्यकता पड़ती है, 40 mg। 46 नंबर है माय डियर, स्त्री की योनि में समानतः रहने वाला जीवाणु होता है। स्त्री के योनि में तो ऐसे जो है लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, लेकिन इसी को हम लोग जो है ड्यूडरलेन बैसिली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डोडरलेन बैसिली कहते हैं। यह नाम पर, वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा गया है, ठीक है। तो डोडरलेन बैसिली, जिसे लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, योनि के जो है स्त्री के जो है योनि में यही होता है, ठीक है। 47 है माय डियर, प्रसव के तृतीय अवस्था के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं? माय डियर, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ तृतीय वाले अवस्था में जो है, मैं पीपीएच पढ़ाए थे ना, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, प्रसव के बाद जो हेमरेज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, उसमें हम आपको पढ़ाए थे कि 2 तरह का से हेमरेज होता है, एक हेमरेज प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाला जो होता है वह जो है बच्चे के जन्म के लेने के बाद प्रथम 24 घंटे जो ब्लीडिंग होता है महिला का, वह जो है प्राइमरी पीपीएच होता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। और फिर 24 घंटे के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक जो कुछ भी ब्लड आता है या 4 सप्ताह तक, उससे जो है हम लोग सेकेंडरी हेमरेज कहते हैं। याद हो गया। 48 है, आरोपण जो है निषेचन के कितने दिन बाद होता है? यानी फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद जो है इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है? तो 7वें दिन के बाद ही जो है इम्प्लांटेशन, आरोपण होता है निषेचन का, ठीक है। 49 नंबर का है, ओरल थरस का कारण क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। ओरल थरस का अगर बैक्टीरिया का नाम पूछेगा तो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण यह जो है ओरल थरस होता है, पता है। और यह एक फंगस होता है, ठीक है, फंगस के कारण होता है। 50 है, और आज का वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है, इसके बाद नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, फिर जो बच गया क्वेश्चन है लगभग 70 प्रश्न बच जाएगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। एड्स की रोकथाम में उपयोगी गर्भ निरोधक कौन है? तो एड्स के रोकथाम में सबसे जो उपयोगी होता है वह जो है कंडोम ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर कोई एड्स के मरीज़ है तो जब भी आप एड्स को ध्यान में रखते हुए किसी से रिलेशन बना रहे हैं तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न यहाँ पे 50 आज समाप्त हो गया। आप लोग इसको nursingyan.com पर जाकर अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट चीज़ें डाला हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। nursingyan.com देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे। वहाँ से जाकर आप लोग GNM 3rd ईयर के मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी वाले में ऑब्जेक्टिव्स में ओपन कीजिएगा तो यह MCQ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।